Hello everyone. Today we shall be dealing with the basic tenets of our new topic called realism. साहित्य का रियलिटी से कितना ताल्लुक है? ताल्लुक है भी या नहीं, ये या सिर्फ ये कोरी लफाजी है? अगर ताल्लुक है तो किस वक्त में मौजूद? क्या कोई ऐसा मूवमेंट था जिसने लोगों के सोचने की वायरिंग को बदल के रख दिया था? आज हम उन्हीं सवालों से शुरू करेंगे कि रियलिज्म क्या है। उसके साथ साथ ये देखेंगे इसमें कौन कौन से फिलोसोफर्स रहे, कौन कौन से थिंकर्स रहे, कौन कौन से नए राइटर्स रहे जिन्होंने लिटरेचर को एक नए आयामों पर लाके खड़ा किया। हम रियलिज्म से शुरुआत करेंगे, रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य में वास्तविकता का कितना ताना बाना है, या इसे दूसरी भाषा में समझें, अपनी जबान में कहें, इसे कहा जाता है यथार्थवाद। और ये यूरोप के अंदर लगभग आपको 1850 से 1900 के बीच ये डोमिनेंट दिखती है ये चीज, रियलिज्म। इसके कारण भी रहे कुछ, उनको भी देखेंगे। और यही रियलिज्म जब यूरोप में है तो हिंदुस्तान की तरफ भी आता है, वहां के राइटर्स में भी दिखता है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले काम की बात से शुरू करते हैं अपन, इस रियलिज्म के मायने समझते। रियलिज्म, यथार्थवाद, मैंने कहा 1850 से 1900 के आसपास के इस एक 50 साल की स्पेन में ये चीज अपन को दिख रही है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि रियलिज्म नाम की चीज पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, कोई लिटरेचर की ऐसी टेंडेंसी, कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी परंपरा एक खास पीरियड में ज्यादा दिखती है तो उसको उसी वक्त मान के उसी नाम से वहां उसका वो चलन अपन को देखने को मिलता है। इसके पीछे भी इसके कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, नॉवेल्स में, राइटिंग में अपन को दिखते हैं। पढ़ते वक्त अपन एक एक चीज को खोल के समझें। तो सबसे पहली बात रियलिज्म। अब इसको थोड़ा अपन उधेड़ के समझते हैं। देखिए, लिटरेचर साहित्य है तो मेजरली 4 एलिमेंट्स पे चला करता है। पहला जैसे कहें तो है इमोशंस। इसे अपन हिंदी में कह सकते हैं भाव। दूसरा हम कहें, दूसरा जो नाम है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इसे कह सकते हैं अपन कल्पना। और तीसरा जो नाम है उसे हम कह सकते हैं बुद्धि। और चौथा है उसे कह सकते हैं शैली। इसी बुद्धि को अपन इंटेलेक्ट कह सकते हैं और इसी शैली को अपन स्टाइल, अपना डिक्शन, बाकी सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती। ये 4 फीचर्स हैं अपन को, 4 एलिमेंट हैं लिटरेचर के। लिटरेचर खास तौर पे इन्हीं चारों पे चला करता है। अंग्रेजी की जो क्रिटिसिज्म की किताबें हैं उसमें ऊपर वाले 2 को वो नाम देती हैं कोहेरेंस का, और नीचे वाले 2 को नाम देती हैं कॉरेस्पॉन्डेंस का। कॉरेस्पॉन्डेंस का। अब देखने वाली बात है हमारे पास, हम वैसे जितना भी साहित्य पढ़ते हैं उसमें हमें देखने को क्या मिलता है, मोटा मोटी चीज जो हमारे सामने आती है कॉरेस्पॉन्ड, मोटा मोटी जो चीज सामने आती है। लिटरेचर में वैसे इमोशंस भी होते हैं, में कल्पना भी है, इंटेलेक्ट भी है राइटर का, और शैली भी है उसके पास। मगर सोच के देखिए, जब सिर्फ लिटरेचर इन 2 पे ज्यादा काम करे, इमोशंस पे और इमेजिनेशन,
कल्पना पे और भाव पे, तो वो आदर्शवादी साहित्य की तरफ बढ़ता है। और जब बुद्धि और शैली पे काम किया जाएगा, तब वो वास्तविकता से जुड़े हुए साहित्य की तरफ आगे बढ़ती है। कैसे? जैसे इमोशंस और इमेजिनेशन हैं, ये दोनों हमें सबसे ज्यादा कौन से पीरियड में प्रभावी नजर आती है? इंग्लिश लिटरेचर की। इसे अगर मैं कह दूं, ये दोनों चीजें हमें दिखती हैं रोमांटिक पीरियड में, और ये दोनों चीजें हमें कहां नजर आएंगी? विक्टोरियन पीरियड में ज्यादा। और खासकर विक्टोरियन में भी कौन सा हिस्सा? जो 1850 से 1900 तक के बीच का है, जिसे अपन रियलिज्म नाम से पुकार रहे हैं, यथार्थवाद जिसे कह रहे हैं, का वास्तविकता से नाता है। और ये रियलिज्म विक्टोरियन एज का ही एक हिस्से की तरफ अपन देख रहे हैं। इसको आगे जब अपन पढ़ते जाएंगे तो चीजें और सरल होती जाएंगी। तो साहित्य में इमोशन और इमेजिनेशन सिर्फ इन्हीं पे काम हो तो वो आदर्शवाद दिखता है पूरा। बुद्धि जहां आए, बुद्धि का मतलब साहित्य में साइंस का भी कहीं ना कहीं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ साहित्य की से डील किया जाए तो बुद्धि वाली बात आती है, वो रियलिटी से दिखती है। और शैली उसी तरह का डिक्शन, उसी तरह की शैली उसमें बनती जाए। तो ये चारों चीजें हमें साहित्य के बारे में बेसिक कुछ जानकारी दे रही हैं कि ये चार एलिमेंट पे लिटरेचर चला करती है। जब डोमिनेंस इन तीसरे और चौथे का दिखेगा तब रियलिज्म का नाम आता है, और जब ऊपर वाले दो का दिखे वो रोमांटिक का नाम से जानते। वैसे तो चारों की चारों चीजें अपन को कोहेरेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस नाम से आपस में गुथी हुई भी दिखेंगी, मगर कुछ एक पीरियड ऐसे रहे हैं जहां इन दो से बहुत ज्यादा काम हुआ है और ऊपर वाले दो से कुछ एक पीरियड में ज्यादा काम हुआ। अब इस रोमांटिक चीज को समझने के लिए मैं इसके साथ में एक चीज और लिख रहा हूं, उसका नाम है आइडियलिज्म, जिसे कहा जाएगा आदर्शवाद। आज के टॉपिक में हम इस यथार्थवाद का कॉन्ट्रास्ट करके देखेंगे आदर्शवाद से, या कहें आदर्शवाद से, या कहें आइडियलिज्म से। अब ये आइडियलिज्म क्या चीज? पहले तो एक फिल्म के एग्जाम्पल से इस आदर्शवाद को समझते, उसके बाद इस आदर्शवाद को हम हमारी, जैसे मैंने कहा रोमांटिक एज में आइडियलिज्म बहुत ज्यादा दिख रहा है, लिटरेचर के एक एग्जाम्पल से समझ, ताकि समझने का जो एक ग्राउंड है अपन आगे जहां तक पहुंचेंगे वो तैयार हो। हमने और आपने एक फिल्म देखी है जिसका नाम था वीर ज़ारा। वीर ज़ारा, ये कहानी ज़ारा हयात खान और वीर के बीच की कहानी और एक लव स्टोरी है। इसमें प्रेम का आदर्शवाद देखना। इस कहानी में ज़ारा हैं वो पाकिस्तान से हैं और वीर हैं वो हिंदुस्तान से हैं, पंजाब रीजन से, और ये भी पाकिस्तान वाले पंजाब रीजन से। दोनों का इश्क जब मजबूत हुआ तो शाहरुख खान तो वीर का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो प्रीति जिंटा के पास, ज़ारा से के पास पाकिस्तान पहुंचते हैं, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद एज ए स्पाई उन्हें जेल में डाल दिया जाता है शाहरुख खान। सिचुएशन बदलती है, प्रीति जिंटा हिंदुस्तान आ चुकी होती हैं उनकी याद में, और वीर हैं वो कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में। और कई बरस बीत जाते हैं, 20-30 साल गुजर जाते हैं, और वो अभी तक इस इंसान के इंतजार में है। ये प्रेम का आदर्शवाद है, ये प्रेम का आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म कैसे है? क्या कोई इंसान को यथार्थ के नजरिए से अपन देखें तो हर इंसान की अपनी जरूरतें हैं, हर इंसान की अपनी सोसाइटी है, हर इंसान सिर्फ प्रेम से जिंदा नहीं रह सकता, वो गुजर बसर की भी जरूरत है, उसे नौकरी की भी तलाश है, हजार चीजें हैं। ये एक आदर्शवाद। ऐसा ही अगर अपन लिटरेचर में देखें,
रोमांटिक एज के एग्जाम्पल से लिटरेचर में क्या दिखेगा आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, और उसमें भी खासकर अपन एग्जाम्पल ढूंढे टिंटन एबे का। टिंटन एबे में अपन को क्या दिखता है, एक इंसान ये बात कर रहा है कि नेचर के पास आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी आदमी की नौकरी नहीं लग रही है, वो जिंदगी भर खेत में ही रह रहा है, वो नेचर से करीब, उससे उससे ज्यादा करीब तो नेचर में कोई रहा ही नहीं होगा, क्या उसकी नौकरी लग जाएगी वहां नेचर में रहने से? ऐसे ही वो पुराने किसी कविता के अंदर ये भी बात करते नजर आते हैं कि बच्चा जो सीखा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, क्या बच्चे ने जो सीखा बचपन में वही उसके आगे काम आने वाला, जो नेचर के जितना करीब रहा। ये आदर्शवाद है। रियलिटी में ऐसी चीजें अपन को देखने को बहुत कम मिले। एक चीज तो ये है। दूसरी, अगर अपन बात करें रोमांटिक एज, दूसरा क्या पक्ष पे बात करती थी, या आइडियलिज्म आदर्शवाद क्या बात करेगा लिटरेचर में? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए जिंदगी में। कोई भी चीज है वो होनी कैसी चाहिए, वो अच्छी कैसी होनी चाहिए, आदर्श कैसे होनी चाहिए। और इसमें राइटर का, पोएट का अपना सब्जेक्टिव पुट आता है। सब्जेक्टिव क्या है, यानी व्यक्तिगत अप्रोच आती है। राइटर बार बार ये बताने की कोशिश करेगा, नहीं ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे करना चाहिए, जिंदगी में हम खुश नहीं, हमें ये करना चाहिए। जैसे वर्ड्सवर्थ करें, नेचर के करीब जाओ सब कुछ बेहतर होगा। रियलिज्म ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे चलती है। राइटर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो रीडर के लिए चीजें लिख के छोड़ देगा। जैसे एक फिल्म निर्देशक है, फिल्म डायरेक्टर है, उसने कैमरा अपने कंधे पे लिया है और वो आपको सिनेमैटिक शॉट्स से दिखा रहा है दुनिया। आप देखिए, आप एनालाइज करिए, क्या सच है क्या झूठ है, मेरा यहां कोई रोल नहीं। ऐसा अपन को रियलिज्म के अंदर आदर्शवाद और रियलिज्म के कॉन्ट्ररी चीजों में दिखता है। अब इसी रियलिज्म को थोड़ा सा और समझते हैं, फिर इसके कारणों पे चर्चा करेंगे, फिर हम ये देखेंगे इसमें मेजर राइटर्स कौन से थे, फिर जो अपनी जो बुक आने वाली है उसके अंदर इसका चैप्टर है, वहां किन किन चीजों को अपन ने मेंशन किया है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी रियलिज्म को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को। मैंने कहा आदर्शवाद, आइडियलिज्म व्हाट ऑट टू बी पे डिपेंड होता है, रियलिज्म किस पे डिपेंड होता है? व्हाट इज, व्हाट इज क्या है, लाइफ एज इट इज, जिंदगी जैसी है वैसी की वैसी, कैमरे रखा है कंधे पे, आपको दिखाया जा रहा है, आप देखते जाएं, आप एनालाइज करते जाएं जिंदगी के बारे में क्या क्या चीजें। अब हम एक और फिल्म से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिल्मों के एग्जाम्पल अक्सर होते क्या हैं, हमसे ये दिन रात जुड़ी हुई चीजें। कोई नई फिल्म आती है, हमें अपील करती है, हम देखते हैं। फिल्म और साहित्य का बहुत ही आपस में मिला जुला रूप, बहुत ही मिली जुली चीजें दिखती हैं साथ साथ, तो वो समझने के तरीके से बेहतर रहेगी। धीरे धीरे जब मैंने कहा जैसे ग्राउंड बन जाएगा, उसके बाद अपन ये कोशिश करेंगे उस चीज को अपन नॉवेल से, लिटरेचर से समझ। फिल्म के हिसाब से समझिएगा, हमारे पास दो डायरेक्टर के नाम हैं। एक तो है संजय लीला भंसाली और एक है अनुराग कश्यप। एक की फिल्म है देवदास, एक की फिल्म है गैंग्स ऑफ वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर। देवदास की कहानी को देखिएगा,
देवदास पारो और देव के बीच की एक लव स्टोरी है। दोनों का रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा, दे आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट देयर फीलिंग, दे आर एबल बट देयर फैमिलीज आर डिनाइंग। तो कहीं ना कहीं दोनों के परिवार आपस में मना कर रहे हैं उन दोनों की शादी से। कारण क्या है? क्लास का डिफरेंस। क्लास, एक उच्च कुल से है, एक नीचे निम्न कुल से माना गया। दोनों की शादी नहीं हो पा, अब शादी जब नहीं हो पा रही है तो नॉवल में, इस प्ले में, सॉरी इस मूवी में ट्रेजेडी। वैसे नॉवल शरद चंद्र का नॉवल था, उस पे संजय लीला भंसाली की पिक्चर थी। अब आप जब इस पिक्चर को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? इस पूरी की पूरी फिल्म में ऐश्वर्या रॉय और शाहरुख खान यानी पारो और शाहरुख देव का जब घर देखेंगे तो दोनों के घर में बहुत ज्यादा ऑप्युलेंस नजर आ रही है। दोनों के घर कैसे हैं? बहुत ही एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करने वाले दिखाए गए हैं। वो खूब सजा रखा है, शैंडलियर्स लग रखे हैं, लाइटिंग इतनी खूबसूरत है, पता ही नहीं चल पा रहा कि इन दोनों में क्लास का डिफरेंस है या नहीं है। सिर्फ एक लव स्टोरी नजर आ रही है। यानी नॉवेल तो किस पर्पज से लिखी गई थी? क्लास डिफरेंस के हिसाब से, कि दोनों के कुल में फर्क है, इसलिए इनकी शादी नहीं हो। संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन ऐसा है कि वहां हर एक छोटी चीज को इतना सजाया गया कि पता ही नहीं चल रहा इनमें क्लास डिफरेंस है भी या नहीं। तो फिल्म में बचता क्या है? मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या है? रोना धोना बचता, प्यार का एक आदर्श रूप बचता है। इसी फिल्म में जब ये फिल्म आई थी तो आपके भी ध्यान होगा, हमें भी ध्यान होगा, फिल्म की चर्चा इसकी स्टोरी पे नहीं हुई, फिल्म के ऊपर चर्चा हुई थी कि जो वहां उस फिल्म में एक्ट्रेस ने काम किया है, उन्होंने इतने भारी वजनदार कपड़े पहने और उनको पहन के डांस किया गया है। जैसे इसमें गाना आता डोला रे डोला, तो उसमें बताया जाता कि इतने भारी कपड़े पहन के डांस किया गया। तो फिल्म का कॉस्ट्यूम पे चर्चा है, फिल्म में मेलोड्रामा रोना धोना ज्यादा है। दूसरा क्या है? एग्जेजरेट किया गया है, चीजों को बढ़ाया गया है, खींचा गया है जानबूझ। और शरद चंद्र के एक्चुअल नॉवल में तो ऐसा था ही नहीं। ऑडियंस को अपील करने के लिए उन्हें बार बार लाइटिंग और ये सब उनको अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं, इसका नोवेल के मेन इशू से कोई ताल्लुक है ही। सेंसेशन पैदा की गई, उन्हीं पिक्चर्स को दिखा के हमारे सेंसेस को जगाया जा रहा है। ऑडियंस एक्टिव है, ऑडियंस को इस मेलोड्रामा से ही सिर्फ मतलब है, वही पसंद आ रहा है, तो इस क्लास से कोई फर्क। और हम जनरली जिंदगी में होते भी ऐसे हैं, हमारी एस्पिरेशंस, इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस हुआ करती, हमें बिल्कुल देहात का, कचरे का, बिल्कुल जमीन में रचा बसा इंसान या वैसी कहानियां कम पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारी एस्पिरेशंस आगे की हैं। हम ये सोचते क्या है, यार ऐसा ही हमारे साथ भी होना चाहिए, ऐसे ही महल, ऐसे ही पैलेस, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में भी होनी चाहिए। तो हमें वो अपील करती हैं। हमारी अपील को ध्यान में रख के ही सिनेमा बनाया जाता है। ये सेंसेशन की बात आ गई। ये बड़ा एग्जॉटिक भी होगा। इसके अंदर हीरो का कैरेक्टर कैसे दिखेगा? आदर्शवादी साहित्य के अंदर, आदर्शवादी फिल्मों के अंदर हीरो कैसा होगा? अच्छा इंसान, कोई बुरा, आइडियल लवर। आइडियल लवर क्या? जो प्यार के कारण, प्यार की वजह से नौकरी भी छोड़ने को तैयार है, अपना पेशा छोड़ रहा है, अपनी फैमिली छोड़ रहा है, अपना घर छोड़ रहा है। ये आदर्शवाद। ऐसा आदर्श समाज अपन को इस फिल्म में कहीं ना कहीं देखने को। इसी मेलोड्रामा के साथ आप ये भी कह सकते हैं सेंटिमेंटल अप्रोच, यानी कि सेंटी कर रही है ऑडियंस, भावुक बहुत कर रहा है।
चाहे इशू कुछ भी था, तो हमें आदर्शवाद की कौन कौन सी चीजें देखने को, हमें मेलोड्रामा मिला, हमें एग्जैजरेशन मिला, हमें सेंसेशन मिला, हमें एग्जॉटिक मिला, हमें सेंटिमेंटल चीज मिली, हमें एक आदर्श हीरो मिला जो कैसा है, सिर्फ अच्छा है। अब इस चीज को पलट के आप सोचिए, क्या कोई एक इंसान हमेशा अच्छा ही हो सकता है, बुरा नहीं होता? तो ये चीज अब आपकी तरफ से जैसे जवाब मेरे को खुद को लग रहा है यही होगा कि ये फिजूल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान कई एस्पेक्ट में, कई जगह पे जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा है, वो किसी के लिए उसी दूसरे पक्ष में जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा। और ऐसा आपके साथ भी, आपने भी महसूस किया होगा, वही इंसान जितना बुरा सोच सकता है उतना बुरा सोच भी सकता है, जितना अच्छा सोच सकता है उतना अच्छा सोचता भी है, दोनों ही चीज। जैसे बहुत से लोग गांधी पे, सुभाष चंद्र बोस पे इल्जाम लगाते हैं। जैसे पिछले दिनों एक बहुत सारी, कुछ रोज पहले किसी ने फेसबुक पे एक फोटो डाला था सुभाष चंद्र बोस का शराब के ग्लास के साथ, और उन्होंने कहा ये हमारे हीरो थे। तो सोचने वाली बात है, उस इंसान ने आपके लिए किया क्या वो जरूरी है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है वो जरूरी नहीं। इन्हीं चीजों पे ऐसी ही कुछ बात करने वाली रियलिज्म की नॉवेल्स में आपको दी। एक हीरो है, अच्छा भी है बुरा भी है, वो कई बार विलन के नजदीक भी है, कई बार वो हीरो के नजदीक भी। जैसे पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिन नाप से, जिन चीजों से पहले साहित्य आदर्शवादी जो लोग तोल रहे थे, रियलिज्म उनके खिलाफ। अब इस गैंग्स ऑफ वसेपुर को देखना, अनुराग कश्यप की ये पिक्चर थी, 2 पार्ट में मूवी आई थी। इसका हीरो जैसे मनोज बाजपेयी की अपन बात करें, मनोज बाजपेयी कैसे हैं इस पिक्चर में? कई सौ खून भी कर रहे हैं, कत्ल भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, वो किसी के लिए सिंपैथी भी रख रहे हैं। तो यहां अपन को क्या दिख रहा है, क्या चीज नजर आ रही है? हीरो कैसा है, अच्छा भी है बुरा भी है। दूसरी चीज, इसी रियलिज्म में क्या दिखेगा अपन को, रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से। अनुराग कश्यप ने, जैसे मैंने कहा, कैमरा ऑन किया, एक्टर्स को कहा कोई स्क्रिप्ट एज सच डिटेल फॉर्म में नहीं है, आप एक्ट करिए। जो आपको इस धनबाद रीजन में सेट थी ये पिक्चर, झारखंड में जो कोल माइनिंग और सब हुआ करती थी, उसके ऊपर लड़ाइयां कैसी थी, उसके ऊपर बात इन्होंने करी। तो हमें अनुराग कश्यप क्या बता रहे हैं कि आप एक्ट करिए, ऑडियंस देख लेगी अपने आप यहां की सच्चाइयां क्या है। खुद कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है डायरेक्टर, कोई मोरल प्रीचिंग नहीं कर रहा है, कोई मॉरल प्रीचिंग नहीं कर रहा है, उपदेश नहीं दे रहा है जो कि आदर्शवाद में दिया जाता है। इसका हीरो कैसा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? इंसान कॉम्प्लेक्स ही तो होता है खुद जिंदगी में। अगर किसी इंसान के बारे में आपसे पूछा जाए कि वो कैसा है, अगर कोई आदमी जैसे मेरे बारे में भी कोई पूछे या आपके बारे में पूछे, तो अगर आपसे ये कहे कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप दो ही मतलब निकालते हैं कि या तो ये बेवकूफ है खुद, या मुझे बेवकूफ बना रहा है। आप बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आप कई जगह पे अपनी पर्सनैलिटी वो लेयर्ड है, कई जगह पे मैं अच्छा भी हूं, कई जगह पे बहुत बुरा। यही पलट के आप पे लागू होता है, कई जगह पे आप अच्छे भी हैं, कई जगह पे आप बुरे भी हैं। तो कॉम्प्लेक्स ही। दूसरी बात, रियलिटी सच्चाई है वो कैसे दिखाई जाएगी इस एज इट इज, जैसा दिख रहा है बाहर, वही कैमरे ने कैप्चर किया है, वही राइटर ने कैप्चर किया है। लाइफ को एज इट इज दिखाया।
माइक्रो चीजों को भी खंगाला जाएगा, चीजों को बहुत एकदम क्या कुछ फंसा हुआ सोसाइटी में क्या दिख रहा है, सब चीजों का जिक्र। यहां हीरो, अब दूसरी समझने वाली बात, हीरो कैसा होगा? वर्किंग क्लास का। हीरो कैसा होगा? लोअर क्लास का। एरिस्टोक्रेसी का है जिंदगी, उस मान लो ऊपर किसी एलीट क्लास का है, उसके पास पैसे हैं, जिंदगी सॉर्टेड है, उसको कॉम्प्लेक्स नेचर क्या पता ढूंढेंगे अपन उसमें। एक मजदूर है, फैक्ट्री में जा रहा है, काम कर रहा है, चार लोगों को साइड लाइन करके उसे एक पोस्ट पे भी पहुंचना है, शाम को घर भी जाना है, उसको फैमिली को भी संभालना है, हजार जगह झूठ भी बोलता है, हजार जगह सच भी बोलता है, सिंपैथी भी होती है। यही तो रियलिटी है। तो इन नॉवेल्स में, इन प्लेज में कैरेक्टर्स हैं वो यहां से उठाए जा रहे हैं, ना कि एक राजा का बेटा या फिर कोई जमींदार का बेटा, इस तरह की चीज नहीं। इस सिनेमा में भी आपको दिखेगा। जब सिनेमा अपन देखते हैं, उसकी जर्नी देखें, शुरुआत में अपन को गुरुदत्त की फिल्म है, जैसे गुरुदत्त की फिल्म में भी अपन को कई कागज के फूल में एक मुस्लिम को दिखाया गया जो उच्च कुल से आ रहा है। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे बॉम्बे और इस रीजन में माफिया लोग काम करना शुरू हुए, एंग्री यंग मैन भी आ रहा है, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर अमिताभ बच्चन हीरो बनता है। वही तो रियलिटी थी उस समाज की, वहां वैसी काम हुए। एक चीज तो ये हमने जो खास तौर पे इस पे बात करी, ऑब्जेक्टिव का सेंस बात पढ़ा अपन ने, मॉरल प्रीचिंग नहीं है, माइक्रो लेवल पे चीजें हो रही हैं, ऑथर का इंटरफेयर नहीं है। राइटर कभी भी ऑथर है वो इंट्रूड नहीं होगा, इंट्रूजन या उसका इंटरफेयर नहीं होगा रियलिस्ट नॉवेल्स। अब अपन इसी चीज को लिटरेचर के हिसाब से भी समझ लेते हैं, किसी नॉवेल के एग्जाम्पल। तो हमारे पास अभी तक चीजें क्या बनी हैं? मेलोड्रामा, एग्जैजरेशन, एग्जॉटिक, सेंसेशन, इन सब के खिलाफ कोई चीज जा रही है, वो रियलिज्म में दिख रही। अब एक पते की बात यहां ये है, आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि अगर कोई साहित्य ही है, उसमें कैरेक्टर तो असली है ही नहीं, कैरेक्टर को तो राइटर ने अपने मन से बनाया है, तो फिर वो रियलिटी कैसे हुई? मानो कैरेक्टर का समाज में ऐसे लोगों को देखा, फिर कहानी तो उसके मन की ही है। अनुराग कश्यप ने भी धनबाद झारखंड रीजन में इस पिक्चर को सेट किया, तो क्या सब कुछ ही सच था इसमें? कुछ तो गाने भी आए हैं, कुछ ऐसे सीन भी डाले गए हैं जहां सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि लिटरेचर थोड़ा बहुत झूठ के बगैर चलता नहीं, रियलिटी भी थोड़ा बहुत झूठ के बगैर नहीं चलता। तो इस रियलिज्म में भी खास बात समझने की ये ध्यान रखें, आधा आधा चीजें रहती हैं, आधा आधा क्या, यहां सच भी है और यहां झूठ भी है, या कुछ ऐसे कहें आदर्शवाद का भी इसमें एक हिस्सा रहता ही रहता है। और सिर्फ आदर्शवाद तो सिर्फ आदर्शवाद वाली ज्यादा चीजें रखता है, रियलिज्म दोनों का रचा बसा मेल है। अब खुद सोचिए, कोई फिल्म बनती है, कोई नॉवेल लिखी जाती है, क्या पूरी ही सच होती है? मगर वो आदर्शवाद या झूठ या कल्पना या इमेजिनेशन जो भी कह ले, कल्पनाओं पे तो चलती ही चलती है, अगर इन कल्पनाओं के साथ साथ उसमें जो सच का भाव है वो भी होता है। बिना कल्पना के तो साहित्य बन ही नहीं सकता। तो दोनों चीजें अपन को यहां दिखती है। अब अपन एक एग्जाम्पल जॉर्ज एलियट के नॉवल से रखते हैं। जॉर्ज एलियट का नॉवल मिडिल मार्च। जॉर्ज एलियट, हैरी इवांस नाम था, जॉर्ज एलियट नाम इसलिए रखा इन्होंने, ये जिस वक्त लिख रही थी वहां फीमेल्स को इजाजत नहीं थी लिखने की, तो इन्होंने अपना नाम है एक मेल नाम रखा खुद के लिए, पुरुषों को उस वक्त इजाजत थी। यही रियलिज्म की लिखने वाली राइटर है।
एलियट मिडिल मार्च में क्या बता रही हैं, इनकी हीरोइन कैसे है, इनका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैसा है, उसके साथ कोई ना कोई समस्या है और इसी वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हो रही। या तो वो इंफीरियर महसूस कर रहा है, या वो जिंदगी से खुश नहीं है, चाहे वो हो सकता है वो प्रॉस्परस है। इसमें ऐसे कैरेक्टर भी हैं, उसमें एक डॉक्टर है इंसान के पास पैसा सब चीजें हैं, अगर वो खुश नहीं है किसी वजह से जिंदगी में। यही तो सच्चाई है जिंदगी। हाँ, अब जैसे मैंने पीछे कहा था, क्या मिडिल मार्च की सारी चीजें सच्चाई ही है, कल्पना भी है, इमोशंस भी हैं, मगर सच का सामना भी है। जैसा समाज दिख रहा था वैसा हूबहू बताने की कोशिश भी। तो दोनों चीजें हैं रियलिज्म के, आधा आधा। जैसे मैंने कहा, एक हिस्सा कल्पनाओं का भी है, एक हिस्सा सच का भी है। क्योंकि बिना कल्पनाओं के तो फिर वो एक आपको ऐसे नजर आएगा, वो आपको साहित्य की बात नहीं है। क्योंकि साहित्य का एक डिक्शन, जैसे मैंने कहा, कोहेरेंस और कोरेस्पोंडेंस दोनों वक्त होता है। कई बार ज्यादा जो चीज है उसका नाम, बुद्धि जब ज्यादा है तो रियलिज्म वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, सिर्फ कल्पनाएं ज्यादा हैं तो आदर्शवाद की बात हो जाती है। तो उस हिसाब से रियलिज्म दोनों मिक्स करने की कोशिश करता है। एक ये एग्जाम्पल। अब बात आती है इस रियलिज्म के क्या कारण रहे, ऐसा ऐसी एक राइटिंग ट्रेंड कैसे चला यूरोप के अंदर, उसमें कुछ कारण क्या रहे। तो उन कारणों को अपन थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए, हम यूरोप को समझते हैं और यूरोप में ही अपनी चीज है, वो अपन को देखने को मिलेगी रियलिज्म नाम से। अब मैं ऐसे ही झूठे मूठे नक्शे में आप समझ लेते हैं चीज। फ्रांस है, इंग्लैंड है और यूएसए। फ्रांस, इंग्लैंड और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। इसमें रियलिज्म की जर्नी को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। यहां रियलिज्म अपन को 1830 के आसपास नजर आएगा। यहां 1848 या 50 के आसपास आप कह सकते हैं। और यहां आपको सिविल वॉर के बाद में रियलिज्म खास तौर पे नजर आएगा। सिविल वॉर क्यों? इन समाजों में कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई जिसने रियलिज्म को जन्म दिया। आदर्शवाद से लोग उकता चुके थे। एक एक करके सबसे पहले फ्रांस से समझने की। फ्रांस, फ्रांस यूरोप का ही एक हिस्सा। फ्रांस में अपन को क्या देखने को मिलता है 1830 के आसपास? कल्चरल डिसिपरेशन। कल्चर जो है वो एक बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहा था फ्रांस में 1830 के आसपास, खासकर आप कह सकते। उसका कारण क्या था? फ्रांस में हम देखते हैं 1789 से 1795 का जो पीरियड था उसे कहा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन किन के बीच में? एक आपके पास एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, एक आपके पास जो मिडिल और लोअर क्लास था, या लोअर क्लास था, वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 से 1795 के बीच। और इस एरिस्टोक्रेसी की जो भी दलीलें थी समाज में, इसका जो भी एस्थेटिक था, वो टूटता है। इन्होंने जो इतने वक्त तक समाज को बेवकूफ बनाया था, उनका एक्सप्लॉइट किया था, उसे तोड़ा जाता है। अब सोच के देखिए, एक डोमिनेंट क्लास थी, वो अपने एस्थेटिक ही आदर्शवाद में बना रही थी। वो कह ही ये रहे थे कि सब कुछ बेहतर है,
और ऐसा कुछ बेहतर, सब कुछ बेहतर है, तो राइटर भी उस बेहतरी की ही बात कर रहे थे। वर्किंग क्लास क्या थी, वो परेशान थी। इसी वक्त फ्रांस में इंडस्ट्री भी है, वो परेशान थी, वो सफर कर रही थी, ये बात कोई नहीं कर रहा था। जब ये रिवोल्ट होता है, चीजें टूटती हैं, तब राइटर्स यहां से भी तो पैदा हो रहे हैं, ऑथर्स यहां से भी तो पैदा हो रहे हैं, लिखने वाले यहां भी तो हैं इस मिडिल क्लास लोअर क्लास में। वो अपनी हकीकतों को बयान करने की शुरू करते हैं। अब साहब इनके हीरो कैसे हों? जैसे मैंने पीछे बताया वैसे कॉम्प्लेक्स, मजदूर, एरिस्टोक्रेसी के कैसे थे, राजशाही ठाट बाट का जिक्र। तो अपने आप ही समाज ने हिंट दिया चीजों के लिए। आप इस तरह इस पक्ष की तरफ अब हमें देखना होगा, क्योंकि अब बोलबाला इन्हीं लोगों का तो चल रहा था, यही तो रिवोल्ट कर रहे। एक चीज समाज के लिए हिसाब से या पॉलिटिक्स के हिसाब से रियलिज्म आने का फ्रांस में एक कारण तो ये, दूसरा कारण फिलोसोफर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसमें पहला नाम है ऑगस्ट कॉम्टे। और इन कॉम्टे की एक फिलॉसफी थी पॉजिटिविज्म। तो जो भी रोमांटिक आदर्शवादी चीजें थी, उनको ये पॉजिटिविज्म तोड़ती है। और ये पॉजिटिविज्म फिलॉसफी है, ये एम्पिरिसिज्म का जो आइडिया आया था कि चीजों को देख के आप देखो और देखने के बाद आप महसूस करो ये कितना क्या सच है, इसकी सच्चाई क्या है, खुद एक्सपीरियंस करो। उसी को आगे, उस एम्पिरिसिज्म को, टेबुला रासा वाले जॉन लॉक के आइडिया को ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो आगे बढ़ाते हैं और पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं बिना कोई वैधानिक चीज, बिना साइंटिफिक आइडिया के आप किसी चीज को सच कैसे मान सकते। जैसे हम ये कहें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, अब किसी इंसान ने उन्हें देखा होगा तभी है कि बिलीफ इसी पे टिकी है, ये वो है। अगर नहीं देखा होता तो वही हवा में बात होती, तो अपन कैसे मान सकते थे। तो कॉम्टे ऐसी ही बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही फिलोसोफर्स अपने पास एन और एमाइल जोला नाम से भी हैं, ये राइटर भी हैं और फिलोसफी में भी इनका हाथ। एन ने साइंस की बात करी, बायोलॉजी की बात करी, डिटर्मिनिज्म, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की बात करी। और जोला ने भी उसी चीज का जिक्र किया। अब इस चीज के बारे में अपन एन और जोला के बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब नेचुरलिज्म का रियलिज्म के साथ जिक्र आएगा तो ये नाम दोनों और भी अच्छे से समझ में आएंगे कि ये क्या बात कर रहे। अभी कॉम्टे की जो फिलॉसफी है पॉजिटिविज्म, सारा का सारा रियलिज्म को कंट्रीब्यूट करने का सबसे बड़ा श्रेय जो फिलोसॉफिकल अप्रोच से अपन देखें तो किसको जाता है, का नाम है ऑगस्ट कॉम्टे। अब कुछ फ्रांस के राइटर्स की भी बात कर लेते हैं। पहला नाम है बाल्जैक। इनके दो फेमस वर्क हैं, ओल्ड गॉरियट और ला कॉमेडी ह्यूमेन। ह्यूमन कॉमेडी पे बात कर रहे हैं, ओल्ड गॉरियट पे बात कर रहे हैं। तो ला कॉमेडी ह्यूमन नाम से जो वर्क इन्होंने लिखा था, उसमें इंसान को एनालाइज कर रहे हैं, इंसान कैसा है, और वो जो अच्छा बुरा दोनों पक्ष दिखते हैं आपको, उसी की चर्चा कर रहे हैं। हम अच्छे भी हैं, हम बुरे। तो जब जैसा माहौल फ्रांस में दिखा, उससे राइटर्स ने, फिलोसोफर्स ने उसको वहां से उठाया और उसको पकड़ा कि इन लोगों की बात करना जरूरी है, ये डोमिनेंट है। ऐसा क्या हुआ फ्रांस में, सब कुछ उथल पुथल हुआ फ्रांस की क्रांति में। तो ये उस चीज को शब्द दे रहे हैं, आइडिया वो बता रहे हैं कि साहब रीजन ये था। अब इस चीज से उभरने के लिए हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा।
हमें जो दबा कुचला लोग हैं उन वही हमारे हीरो हैं, एरिस्टोक्रेसी की बात नहीं, उन पे हमें बात करनी पड़ेगी। बाल्ज़ेक भी यही कह रहे हैं। एक गुस्टेव फ्लॉबर्ट नाम से दूसरे राइटर अपन को दिखेंगे। फ्लॉबर्ट फ्लॉबर्ट ने एक वर्क लिखा, मदाम बॉवरी। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में मैडम को मदाम बोला जाता है, तो ऐसे मैडम बॉवरी नाम से ही ये वर्क है। इस कहानी में होता क्या है, एक हीरोइन जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है, वो क्या कर रही है, उसकी अपनी एक आइडियलाइज्ड आदर्शवादी दुनिया, उसने तय कर रखा है नॉवेल्स पढ़ के कि मुझे इस तरह का इंसान है उसके साथ जिंदगी बितानी है, शादी हो जाती है। मगर उसने नॉवल इतनी ज्यादा पढ़ ली, लिटरेचर इतना ज्यादा पढ़ लिया कि उसे ये लग रहा है कि किताबों में जैसा इंसान है मुझे वही चाहिए कहीं ना कहीं। वो मुश्किल बात है, तो ये अपनी जिंदगी में सफर कर रही है उसी आदर्शवाद के कारण। और फ्लॉबर्ट ये चीज क्लियरली बता के जा रहे हैं। 1857 के आसपास का इसका वर्क था। इसी 1857 ने दुनिया को हिला के रख दिया था। हिंदुस्तान में भी 1857 बहुत जरूरी है, वहां भी एक क्रांति हो रही है 1857 में। और इसी 1857 के बाद हिंदी के लेखक है भारतेंदु, उनकी राइटिंग में हल्का हल्का रियलिज्म का टच आना शुरू होता है, क्योंकि एक जगह कोई चीज होती है वो रेवरबरेट होती है पूरी दुनिया कहीं ना कहीं। 1800 के आसपास की दुनिया ही रिवोल्ट और रेवोल्यूशन की, और उस रिवोल्ट और रेवोल्यूशन में रिवोल्ट कर कौन रहा है, कॉमन मैन कर रहा है। वो किसी चीज से खुश नहीं है, उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहा है। उस रिवोल्ट में कैरेक्टर हीरो भी तो वही होगा, और उसकी अच्छाइयां बुराइयां, उसकी जो भी जिंदगी चल रही है, सब चीजों का जिक्र भी होगा। तो ये फ्रांस का मोटा मोटा एक आइडिया था, और इसी फ्रांस ने आगे इन चीजों को आगे बढ़ाते गए। ये रियलिज्म भी सबसे पहले लिटरेचर में नहीं, सबसे पहले अपन को पेंटिंग में नजर आता है। जैसे कॉर्बेट की पेंटिंग है, फ्रांस के एक पेंटर रहे कॉर्बेट, कॉर्बेट की पेंटिंग में भी अपन को सबसे पहले रियलिज्म दिख रहा है। जितने भी मूवमेंट आपको लिटरेचर में दिखेंगे, बड़े मूवमेंट, वो सबसे पहले आपको पेंटिंग में दिखे। शब्दों का रूप बाद में लेती है कोई चीज, पहले जो पेंटिंग में अप्रोच आई उसको फिर राइटर ने आगे आगे राइटिंग में आती गई, और जितने भी मूवमेंट हैं आपको दिखे। और इसी के सहारे ये चीज भी सामने आ रही है, इंग्लैंड एक, पहले भी अपन बात कर चुके हैं, एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड नेशन, सोफिस्टिकेशन दिखता है कि वहां कोई मेजर थ्योरी सबसे पहले नहीं आई, उसने अडॉप्ट करी फिर उसके राइटर ने दूसरे बाहर वालों, या तो जर्मनी में आई या फ्रांस में आई। यूरोप के जो इंग्लैंड के आसपास के हिस्से थे वो परेशान भी बहुत हुए, वहां रिवोल्ट भी बहुत हुए, और उन रिवोल्ट ने नए नए मूवमेंट को और लिटरेचर को शेप किया, उन यूरोपियन उन नेशंस को। फिर इंग्लैंड में भी, यूरोप में धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीजें अपन को देखने को मिली। अब अपन इस चीज को दूसरे नेशन के हिसाब से देखते हैं। वो क्या है, हमने फ्रांस की बात करी, अब हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में क्या हुआ, ये अपन पहले भी, जैसे मैंने कहा, ये विक्टोरियन पीरियड चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, इसका पहले भी अपन जिक्र करके आ चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर 1848 का साल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, या 30 के बाद से ही चीजें देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट रिफॉर्म बिल आता है 1832 में, एजुकेशन और उन सब रिफॉर्म की बात होती है वहां। फिर अपन को 1848 में चार्टिस्ट मूवमेंट भी दिख रहा है, इसी वक्त कार्ल मार्क्स भी दिख रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी दिख रहे हैं, इसी वक्त अपन को डार्विन भी दिख रहा है। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 के आसपास आ रही है। इस आदमी ने क्रिटिसाइज कर दिया किस चीज को, आदर्शवाद, जो भी पुराना सिस्टम था उसको। क्या सिस्टम था, भगवान ने दुनिया बनाई, इसने कहा इंसान इवोल्व हुआ है धीरे धीरे करके, हमने चीजों को देखा, हमने चीजों को जहां जहां हमें जरूरत पड़ी हम वैसा वैसा बदलते गए, और हम सर्वाइव करते गए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
ऐसा ही पीछे अपन ने देखा था, कॉम्टे भी बात कर रहे हैं, ये थियोलॉजी स्पिरिचुअल सब चीजों को बकवास बता रहे हैं कि आपको जो पता भगवान की आप बात करते हो, अगर आपने भगवान को देखा ही नहीं तो कहां है भगवान। यही चीजों की बात डार्विन कर रहे हैं। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट इंग्लैंड में पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं। और उसी वक्त जैसे अपन पहले पीछे पढ़ के आए हैं, इंडस्ट्री भी जोरों पे थी। इंडस्ट्री थी तो मजदूर भी थे, मजदूर थे तो उनके हिस्से की हक की बात भी थी, और उनके हिस्से हक की बात करने वाले ही लोग जॉर्ज एलियट थी, चार्ल्स डिकिंस थे, ये सब लोग लिख रहे थे। ऐसा ही केस अमेरिका के साथ में। अमेरिका में क्या हो रहा था, सिविल वॉर, दो हिस्से, नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ और अमेरिकन साउथ। अमेरिकन नॉर्थ में इंडस्ट्री थी, प्रॉस्पेरस था, और अमेरिकन साउथ में क्या था, स्लेवरी थी। इन लोगों के पास गरीबी थी, ये मजदूर थे, इनके पास सिर्फ अग्रेरियन कल्चर था, ये जमीन से जुड़े थे। इंडस्ट्री और प्रॉस्पेरिटी सारी की सारी कहां थी, अमेरिकन नॉर्थ के पास थी। तो अमेरिकन नॉर्थ के पास सब कुछ था, ये लोग भी रिवोल्ट करते। एक क्रांति जब होती है तो दूसरे को भी स्पेस देती जाती है। फ्रांस में क्रांति हुई, सिविल वॉर अमेरिका में भी हो रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं चीजों से, इनमें आपस में रिवोल्ट करते हैं तो एक स्पेस मिलता है। आप सोच के देखिए, आपका घर परिवार समाज है, कोई हादसा हो कहीं भी, तो आप अपने पुराने उन आदर्शों पे जिएंगे, या जिंदगी को, जैसे जिंदगी की वास्तविकता, जिंदगी की हकीकतें कुछ और है, उनके अनुसार अपनी जिंदगी को ढालेंगे। आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे अब आगे बढ़ना है, चीजें करनी है, तो इस आदर्शवाद को, इस आइडियलिज्म को छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। दो लोगों से गुस्सा भी होंगे, दो लोगों से नफरत भी पालेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपकी टांग खिंचाई भी होगी, आपके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग जाएंगे, लोग आपको स्पेस नहीं देंगे जो आप सोचना चाह रहे हैं। तो वैसा ही इंसान बना था उस वक्त। भाई विरोध किसी चीज का है, विरोध आप खाली विरोध सिर्फ आदर्शवाद में विरोध नहीं कर सकते, आपको जमीन पे जाना पड़ेगा, और जमीन पे जो चीजें दिखेंगी वही लिटरेचर में। तो हमने तीन देशों की बात करी, हमने फ्रांस का जिक्र किया, हमने इंग्लैंड का जिक्र किया, और हमने जिक्र किया यूएसए का। सिविल वॉर के बाद यहां की राइटिंग में हमारे पास रियलिटी कैसे क्या दिख रही है, ये समझने की मेजर चीज थी हमारे लिए रियलिज्म को, और मोटा मोटी आपको इस यथार्थवाद के बारे में जानकारी भी मिली। अब थोड़ा सा हम नेचुरलिज्म पे बात करते हैं, वो भी इसी का एक हिस्सा। नेचुरलिज्म क्या कहता है, प्रकृतिवाद। इसके राइटर की भी चर्चा कर, इसके में जो लिखने वाले हैं वो अपन जो किताब है उससे ही चर्चा करने वाले हैं। पहले एक बार कंसेप्ट समझ लें क्या चीजें। प्रकृतिवाद एक एक्सट्रीम फॉर्म है रियलिज्म की। एक्सट्रीम फॉर्म कौन है, कैसे? और जो आपको जितने भी राइटर दिखेंगे उसमें वो कभी रियलिज्म भी नजर आएगा, कभी नेचुरलिज्म भी जिक्र आएगा उनकी कई कई कहानियों में। तो वो रियलिज्म वाले राइटर हैं, वो नेचुरलिज्म की तरफ भी उनका पक्ष दिखेगा आपको। अब एक्सट्रीम फॉर्म ऐसे है, जैसे मैंने आपको दो नाम छोड़े थे पीछे, फ्रांस के बारे में, रियलिज्म के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे, वो दो नाम क्या थे, हिप्पोलाइट टेन और इमेल जोला नाम से। अब टेन और जोला की क्या कहानी है देखिएगा। टेन ने एक आइडिया दिया, साइंटिफिक डिटरमिनिज्म। साइंटिफिक डिटरमिनिज्म, साइंटिफिक डिटरमिनिज्म क्या है कि आप एक समाज में, आप एक एनवायरमेंट में रहते हैं, वो आपको कंट्रोल करता है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते।
अगर आपको यह लग रहा है कि इंसान खुद अपनी नियति का मालिक है, तो ये फिजूल बात है। अब सोच के देखिए, रोमांटिक क्या कह रहे थे, इंडिविजुअल सब कुछ है। ये उनका एक आदर्शवाद था। सच्चाई ये है, आप अपनी नियति तय नहीं करते हैं तो कौन करता है? क्या भगवान करता है? भगवान भी नियति नहीं करता है। भगवान का तो यहां मामला है ही नहीं सच्चाई में। भगवान तो दिख ही नहीं रहा, तो सच्चाई आपने कभी देखा ही नहीं है, तो भगवान का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रहा। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म में आप एक जैसे मरुस्थल में रहने वाला इंसान है, उसकी खुद की अपनी सच्चाइयां हैं। आज का टाइम तो खैर बदल चुका है, मगर पुराने वक्त में पर देखें तो आज तो सारी सुविधाएं हैं। अगर उनको यह कहा जाता पुराने वक्त में कि आप 12 घंटे पढ़ें, तो अपनी जिंदगी को कैसे काटते? उन्हें 4 घंटे में तो पानी की व्यवस्था करने में ही लगते थे, फिर खाने की भी समस्याएं थी, क्योंकि उनकी सिनेरियो ही ऐसा था। तो इंसान को उसकी नियति कौन तय करता है? एक तो एनवायरमेंट, और दूसरा हेरिडिटी। अब ये आपको कितनी सच बात लगेगी कि इंसान को उसकी हेरिडिटी कैसे तय करती है, कि जीन के संस्कार कैसे तय करते हैं। तो जिस समाज में घर में पैदा हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर जिंदगी भर रहेगा ही रहेगा। खुद अपनी नियति का मालिक नहीं है, खुद तय नहीं करेगा कोई चीज। खुद करेगा तो भी इन्फ्लुएंस तो उससे होगा ही होगा। जैसे कोई एक बहुत पढ़े लिखे परिवार में जन्मा है, तो एक तयशुदा सी बात है, उसमें वो कहीं ना कहीं वो गुण, वो संस्कार कहीं ना कहीं वो आते जाएंगे, वो उसे अडॉप्ट करता जाएगा, और पढ़ने लिखने के केसेस में 90% केसेस में उसे आगे बढ़ता जाएगा। कोई फिल्म मेकर है, उसका बेटा क्या करेगा? वो दिहाड़ी थोड़ी करेगा। जैसे जो भी बहस चलती है, जैसे एक बहस चल रही थी बॉलीवुड में कुछ रोज पहले, नेपोटिज्म की। अब कोई इंसान है, फिल्म मेकर है, वो बिजनेसमैन है, उसने अपने बेटे को सिखाया ही फिल्म बनाना है, तो वो अब सुनार का काम कैसे करेगा? वो वही काम करेगा। तो ये उसकी हेरिडिटी में है चीजें, ये उसका एनवायरनमेंट है। ऐसा ऐसा अपन को नॉवेल्स में भी देखने को मिलेगा, नेचुरलिज्म। कैसे? दो नॉवेल का एग्जांपल लेते हैं अपन, एक प्ले का, एक नॉवेल का। पहला अपन टेस ऑफ द अर्बर विलेज नाम से थॉमस हार्डी का एक नॉवेल है। इसी नेचुरलिज्म में आपको रीजनलिज्म की भी बात दिखती। रीजनलिज्म, जिसे हिंदी में आप आंचलिकता कहते हैं, वही रीजनलिज्म का प्रभाव अपन को नेचुरलिज्म में दिखेगा। रीजनलिज्म कैसे? मैंने मरुस्थल की बात करी, तो नॉवेल में जैसे खास स्पेसिफिक लोकेशन बताई कि इस सिनेरियो में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा ऐसा होता है। जैसे हार्डी की नॉवेल वेसेक्स नाम के एक जगह पर टिकती है। अब वेसेक्स की कंडीशन क्या है? वो नेचुरली बहुत हार्श एनवायरनमेंट है। वेसेक्स एस है, अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं कर रही है। एस खुद की नीयत खराब नहीं है, एस के साथ उसका एनवायरनमेंट धोखा कर रहा है। एस जहां है वहां, जैसे एसेक्स के अंदर नेचुरल कंडीशन अपने मरुस्थल की तरह बहुत हार्श है, और उसी हार्श कंडीशन में उसे पेट्रियार्की भी मिल रही है, उसका शोषण भी वहां उस हिसाब से होगा, क्योंकि पहले से वो सिनेरियो, एनवायरनमेंट ही वैसा है। तो ये तो सिर्फ उस सिनेरियो में हार्डी ने नॉवेल को छोड़ा, कैरेक्टर को छोड़ा। अब वो उस सिचुएशन, एनवायरनमेंट से, उस हेरिडिटी से डील करता करता खुद ही आगे बढ़ रहा है। वो थपेड़ी भी खाती है, वापस उठती है, लास्ट में एक तरह से ट्रेजिक डेथ भी दिखती। केस की गलती नहीं दिखती, नियत की उसकी गलती नहीं है। ये जो एनवायरनमेंट ने नियति बनाई है उसके लिए, उसकी हेरिडिटी ने नियति बनाई है, उससे समस्या। हार्डी की नॉवेल में वैसे कॉस्मिक डिटर्मिनिज्म भी देखने को मिलता है। कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो कंट्रोल में है ही नहीं, ऊपर से आ जाती है। जैसे टेस ऑफ द अर्बर विले में लेटर है, वो लेटर कहीं से उसके हस्बैंड के पास खिसक के निकल आता है दरवाजे से। उसमें एनवायरनमेंट भी क्या करेगा, वो कॉस्मिक चीज भी दिखाई गई। तो कहने का मतलब
खुद से तैयार नहीं, प्रकृति है, ये हमें कंट्रोल करती है, ये हमें आगे लेके जा रही है। ये इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है। इस तरह के नॉवेल्स में, नेचुरलिज्म वाले नॉवल में बहुत हार्श रियलिटी दिखेगी, कहा ना एक्सट्रीम फॉर्म है रियलिटी। यहां इंसान को बहुत ही एकदम उधेड़ के पेश किया जाए, कहां कहां कितना गलत उसके साथ हो सकता है वैसा दिखेगा। ये एक सच्चाई जिंदगी की वो भी है, उसके साथ बहुत बुरे से बुरा अच्छे से, तो बुरे से बुरे वाली स्थिति को भी नेचुरलिज्म प्रेजेंट किया। इसको सबसे पहले लाने का जो श्रेय जा रहा है, मैंने पीछे बात करी लिटरेचर की दुनिया में, वो एमिल जोला है। जोला ने जर्मेन नाम से वर्क लिखा, नाना नाम से वर्क लिखा, वहां इनकी वर्क में ऐसी चीजें देखने, कोल माइंस के ऊपर उनकी नॉवेल सेट है जोला की भी, और उसी में इस नेचुरलिज्म को वो दिखाते चले आ रहे हैं। अब ये बात नेचुरलिज्म के ऊपर अपन ने थोड़ा सा एक हल्की सी चीज रखी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हेनरिक इब्सन नाम से एक प्ले राइट हुए। इब्सन की राइटिंग में क्या दिखेगा आपको? जैसे दो प्लेज की बात करते हैं इब्सन के, एक तो है डॉल्स हाउस, और एक है घोस्ट। डॉल्स हाउस में आपको रियलिज्म दिखेगा ज्यादा, और घोस्ट में आपको नेचुरलिज्म दिखेगा। डॉल्स हाउस एक महिला की कहानी है, वो अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से परेशान है, और एक वक्त ऐसा आता है वो जोर से दरवाजा मार के जाती है अपने हस्बैंड के घर में खड़े हैं उनको दिखाने के लिए, और वहां से निकल जाती है। और उसके बाद एक कोट आता है इस प्ले के अंदर लास्ट में, नोरा नाम है कैरेक्टर का, कि नोरा शट द डोर एंड देयर वाज अ रेवरब्रेशन इन द होल यूरोप। नोरा ने दरवाजा बंद किया और पूरे यूरोप में कपकपी मच गई। इस चीज की, महिला के अधिकारों की कपकपी। तो ये रियलिटी को बताने वाली, उस वक्त ऐसी चीजें हो रही थी, महिलाएं खुद फैक्ट्रीज में जा रही थी, काम कर रही थी, वो अपने हस्बैंड के शोषण के खिलाफ आवाजें उठा रही थी। एक प्रोटो फेमिनिज्म का दौर भी आ गया था उसी विक्टोरियन और रियलिस्ट समाज में। पोस्ट नेचुरलिज्म की बात करते हैं, यहां एक लेडी है, उसके एक बेटा है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। हस्बैंड को कुछ एक जो जिनसी चीजें ऐसी माने कि जो खराब हैं, उनकी लत थी, शराब भी पीते थे, उनके अफेयर्स भी बहुत थे। तो महिला अपने बेटे को बहुत बचाने की कोशिश करती है कि कहीं ये बाहर पड़ गया, इसके साथ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब यहाँ हेरिडिटी की बात आती, उसने, बच्चे ने जो अपने एनवायरमेंट में चीजें देखी थी, वो उनको करने से रोक नहीं पाता है, उसके साथ भी चीजें होती और लास्ट में डेथ बचती। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? एनवायरमेंट कर रहा है, हेरिडिटी कर रही है। ये आप मेरे हिसाब से नेचुरलिज्म और रियलिज्म की दुनिया को बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे, जितनी अपन ने बात करी। अब किताब में इसके 2-5 चीजें अपन पढ़ लेते हैं, कि राइटर के बारे में थोड़ा नाम सुन लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, हमने इस नेचुरलिज्म में, मैंने कहा कि जोला से इंस्पायर्ड है नेचुरलिज्म पूरा का पूरा। अमेरिका में जब नेचुरलिज्म आता है, तो वो किसके आइडियाज पे ज्यादा वर्क करता है? अमेरिका में उस इंसान का नाम था फ्रैंक नॉरिस। फ्रैंक नॉरिस। अमेरिकन नेचुरलिज्म पूरा इसी इंसान से इंस्पायर्ड है। जोला ने तो ओवरऑल नेचुरलिज्म को सब बातें बताई, अमेरिका में जब पहुंचता तो फ्रैंक नॉरिस। उसका कारण ये है, फ्रैंक नॉरिस जो मटीरियलिज्म का कंसेप्ट है नेचुरलिज्म में, कि पैसा भी एक समाज में एक तरह से चीजों को प्रभावित कर रहा है, ये मटीरियलिस्ट, जोला ने पैसे की बात भी करी, पैसा भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो फ्रैंक नॉरिस पैसे वाली बात को नहीं मानते एनवायरमेंट, वो सिर्फ एनवायरमेंट हेरिडिटी के साथ ही देख, जोला थोड़ी पैसे वाली चीज को भी देख। तो फ्रैंक नॉरिस का इसलिए नाम मजबूती से आता है नेचुरलिज्म में, अमेरिकन नेचुरलिस्ट को अपन पढ़ते हैं तब। अब कुछ राइटर्स हैं, उनके नाम अपन एक एक करके समझ लेते हैं। ये हमारे पास रियलिज्म की डिस्क्रिप्शन है पूरी की पूरी, ये जो किताब है अपनी उसी से मैंने लिया है, जो मैंने अभी
छप के कुछ वक्त में आपके पास, एक आध दिन और लगेगा शायद, अवेलेबल होगी। इसमें देखिएगा हमने अलग अलग राइटर्स की बात करी है। पढ़ने पढ़ाने वाला मामला अपन समझ चुके हैं, अब सिर्फ राइटर को देख रहे हैं। इस पीडीएफ को जो 720 पिक्सल वगैरह रहे आपके उस फोन में, उससे देखने की कोशिश करना। किताब आपको अवेलेबल हो तब आप देख लें सीधा ही इससे। अभी जो हाथों हाथ इस वीडियो को इस वक्त जब मैं बना रहा हूं तब आप देखें, तो कोशिश करें कि यहाँ लाइटिंग होने ज्यादा होने की वजह से पीडीएफ आपको क्लियर भी ना नजर आए, तो इसकी पिक्सल जो पिक्चर क्वालिटी जो भी है उससे बढ़ा के देखें। तो देखिए पहले फ्रेंच का नाम आ रहा है, फ्रेंच राइटर्स का। उसमें सबसे पहले नाम है ऑनरिक डी बाल्जाक। उसने ह्यूमन कॉमेडी लिखी 1842। गॉस्टेव फ्लॉबर्ट का नाम आ रहा है, जिसने मदाम बोवरी लिखी 1857 में, जिसके प्लॉट की अपन चर्चा करके आए। मॉपुसन नाम से एक राइटर रहे जिन्होंने नेकलेस नाम से एक वर्क लिखा। एमिल जोला नाम से, जर्मिनल नाम से वर्क लिखा, और नाना नाम भी इनकी एक नॉवल का आता है। एमिल जोला ने बहुत मेजर स्टेटमेंट है ये। एमिल जोला ने नेचुरलिज्म का फादर भी किसे बताया? बाल्जैक को बताया। वो समझते थे कि बाल्जैक रियलिज्म में भी काम किया है, मगर एमिल जोला, जिसे अपन फादर ऑफ नेचुरलिज्म समझ रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि बाल्जैक को मेरा इंस्पिरेशन मानता। बाल्जैक रियलिज्म पे लिख रहे थे, रियलिज्म से ही एक ब्रांच है वो नेचुरलिज्म की जा रही है। तो जोला ने भी किसी को पढ़ा 30 के आसपास, तो बाल्जैक को पढ़ा। ये नेचुरलिज्म की मोटी मोटी बात थी बाल्जैक के बारे में। तो हमने पढ़ा रियलिज्म और नेचुरलिज्म के दोनों के राइटर हैं, आपस में स्विच करते रहते हैं। जैसे मैंने इब्सन के 2 प्ले का नाम बताया, वो ड्रामेटिस्ट थे, वहां कई बार नेचुरलिज्म कई बार रियलिज्म, दोनों चीजें दिखती। आगे जो राइटर हैं उनके बारे में देखते हैं। इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं। जॉर्ज एलियट, पेन नेम है मैरी एन इवांस। इनके 2 वर्क है, मिडिल मार्च और द मिल ऑन द फ्लॉस। मिल ऑन द फ्लॉस की भी कहानी वही है। एक फ्लॉस नदी के पास, फ्लॉस कस्बे में मिल है, और उस मिल पे 2 परिवारों की लड़ाई है। उस प्रॉपर्टी की लड़ाई के अंदर कैरेक्टर्स ऐसे सामने आते हैं, तो बहुत अच्छे बहुत बुरे दोनों वक्त, दोनों तरीके की चीजें। आगे बढ़ते हैं। और जो इंपॉर्टेंट नाम है, चार्ल्स डिकिंस का नाम है, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स पूरा इंडस्ट्रियल कस्बा है, उसी के ऊपर बेस्ड है, और उस इंडस्ट्रियल कस्बे में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, पूरी कहानी उसी। हैकरे के वर्क में भी दिखेगा। एंथनी ट्रॉलप के वर्क में बारकेस्टर टावर नाम से वर्क है, इंपॉर्टेंट नाम है रियलिज्म के लिए। एलिजाबेथ गैस्केल का जो वर्क है, हैरी बार्टन और नॉर्थ और साउथ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर, इंडस्ट्री पे कमेंट करने वाली ही दोनों नॉवेल हैं, इंपॉर्टेंट है रियलिज्म में। जॉर्ज गिसिंग, गिसिंग को अपन नेचुरलिज्म भी में ज्यादा मानते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय एमिल जोला। तो जोला से इंस्पायर्ड है, तो नेचुरलिज्म भी दिखता है। अब जरूरी नहीं है राइटर में हल्का सा कहीं ना कहीं रियलिज्म का टच भी आ जाए। अगर मोटा मोटी से देखें तो गिसिंग के जैसे नीचे मैंने बुक में लिखा है, जोला से जो इंस्पायर होगा वो नेचुरलिस्ट। इनका वर्क न्यू ग्रब स्ट्रीट। ग्रब स्ट्रीट एक ऐसी जगह थी इंग्लैंड में जहां कुछ बेरोजगार लेखक रहा करते थे, और वो घोस्ट राइटिंग किया करते थे। घोस्ट राइटिंग क्या? किसी को कुछ लिखवाना, वो पैसे देगा, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट लिख के आपने दे दी उसे, तो आपका नाम वहां नहीं आएगा एज ए नाम, आपका मेजर जो दूसरा राइटर है उसका होगा, वो तो घोस्ट राइटिंग कर रहा है, पैसे लेके उसने लिखा। तो ग्रब स्ट्रीट, जॉर्ज मूर, इसके नीचे ही मैंने लिखा इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरलिज्म ऑफ जोला। तो ये भी कहीं ना कहीं ईस्थर वाटर है, ये भी नेचुरलिज्म का ही अपन को चीज दिख रही है, जॉर्ज मूर की। रशियन कुछ एक राइटर्स का नाम है, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का एक फेमस नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट, जो निहिलिज्म नाम की फिलॉसफी पे टिका है, और इसमें एक लड़का अपने टेनेंट को, अपने जो लैंड लेडी है, लैंडलॉर्ड है, उसको कत्ल कर देता है, और उसको वो जस्टिफाई भी करता है, मगर वो इंसान बुरा नहीं है। कत्ल करने को भी राइटर ने अलग एक स्पेस में दिखाया है, उसकी उस वक्त की जरूरतें कैसी थी। लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस एंड एना कैरेनिना नाम से 2 वर्क हैं इनके। एंथन चेखव, द चेरी ऑर्चार्ड एंड द लेडी विद द डॉग। चेखव की राइटिंग में भी अपन को रियलिज्म दिखता है, और ये रियलिज्म आज मैंने पढ़ाने का मतलब भी ये था
कि अपन चेखव का आगे प्ले पढ़ने वाले हैं। एक जैसे आपने मुझे किसी ने कहा कि चेखव के प्ले को पढ़ाया जाए, तो चेखव के प्ले को पढ़ेंगे तब ये रियलिज्म अपन को कहीं ना कहीं वहां दिखता है। इवान तुर्जनेव, फादर एंड सन्स, बहुत ही फेमस वर्क। एक बेटा अपने बाप से कैसे अलग हो रहा है एक शहरी कल्चर में आने के बाद, उस पे कमेंट है। निकोलाई गोगोल नाम से एक राइटर हैं, डेड सोल, जिन्होंने लिखा है द ओवरकोट शॉर्ट स्टोरी, बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है इनकी, वहां भी रियलिज्म दिखता है। अमेरिका में जो राइटर्स हैं, सबसे पहले नाम आता है डीन हॉल्स का। रियलिज्म के जो अमेरिका में सबसे पहले फुटप्रिंट है, कहीं कोई नजर आ रही है चीज, वो हॉल्स की राइटिंग से आ रही है। उसके बाद मार्क ट्वेन भी हैं, बाद में हेनरी जेम्स भी हैं। हेनरी जेम्स इंग्लैंड में भी रहे, अमेरिका में भी रहे, एज ए इंग्लैंड में एज ए एक्सपेट्रिएट रहे, कि अमेरिकन सोसाइटी उनकी जो व्यूज थे उनको कुछ ना कुछ अलाउ नहीं कर रही थी उस वक्त। बहुत से राइटर्स ऐसे आए थे, हेनरी जेम्स आए थे, टी.एस. एलियट आए थे, एजरा पाउंड आए थे, अमेरिका से ही आए थे। तो अमेरिकन नेचुरलिज्म को आगे भी बताया गया है, तो मार्क ट्वेन की राइटिंग में बताया गया है, हेनरी जेम्स के वर्क में बताया गया है, स्टीफन क्रैन के वर्क्स में बताया गया है, विलियम डीन हॉल्स के वर्क में देखने को मिल रहा है, स्टेनबेक के वर्क में, अपटन सिंक्लेयर के वर्क में, एडिथ वॉर्टन के वर्क में, और हेनरी जेम्स के वर्क में। अब ये नाम है। अब देखिए, एक तो चीज ऐसे हुआ करती है कि आपको इन नाम को याद करवाया जाए। नाम को याद करने के लिए सबसे खूबसूरत चीज ये है, आप नेमोनिक्स में जाएं, शॉर्ट ब्रीफ में कुछ अपनी चीजें बनाएं, अपने फॉर्मूले बनाएं। जब तक अपने, अब मैं मेरे फॉर्मूले मेरी सोच के हिसाब से आपको दूंगा, तो जरूरी नहीं वो, मैं तो मेरी सोच जैसी है मैं वैसे फॉर्मूले आपको दूंगा इनको याद करने के लिए, तो आप वहां फंस सकते हैं। खुद जब आप बैठें तसल्ली से चाय के कप के साथ पढ़ते वक्त, ये कोशिश करें कि आपके खुद की जो नजरिया है इनको रटने का वो कैसा, कंसेप्ट पे अपन बात कर ली, अब आपको रटने की तरतीब कैसे मिलेगी, उन नेमोनिक्स के थ्रू मिलेगी। उन नेमोनिक्स को ध्यान में रख के फॉर्मूला बना के याद करने की। ये यहां अपन ने अमेरिकन राइटर्स हैं, वहां जो रियलिज्म की बात है वहां दिख रहे हैं। आगे कुछ और का भी जिक्र है अपने पास, जैसे अपने पास तो नेचुरलिज्म की बात है, वहां जोला दिख रहे हैं, थियोडोर ड्रेजियर दिख रहे हैं, थॉमस हार्डी दिख रहे हैं, फ्रैंक नॉरिस दिख रहे हैं, स्टीफन क्रैन दिख रहे हैं। ये नेचुरलिस्ट राइटर। तो चार पांच नेचुरलिस्ट दिख रहे हैं, बाकी रियलिज्म की बहुत चर्चा है, तो दोनों कई बार स्विच करते हैं। जैसे तो इस किताब में आपको वो चीज डिटेल में देखने को मिल रही हो। एक आता है साइकोलॉजिकल रियलिज्म, रियलिज्म का एक हिस्सा, जब हमारी साइकोलॉजी, हमारी जो कॉन्शियस, हमारी सबकॉन्शियस के अंदर चीजें हैं, वो हमारा मनोविज्ञान में सच्चाई की बात यहां करी गई है। Psychological realism is a type of realism that focus on inner psychological world of character. कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर बात करी जाती है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। प्रेजेंटिंग देयर थॉट, इमोशन, मोटिव्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डेप्थ एंड एक्यूरेसी टू शो हाउ द माइंड शेप्स ह्यूमन। इंसान का दिमाग कैसे बिहेवियर, हमारे व्यवहार को शेप कर रहा है, वो भी एक सच्चाई की दुनिया है। तो यहां इन राइटर का नाम याद करना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म से कई बार क्वेश्चन आते हैं। रियलिज्म बड़ा एरिया है, उसमें सारे राइटर समावेश किए, फिर उससे एक धारा नेचुरलिज्म की तरफ जा रही है, एक धारा साइकोलॉजिकल रियलिज्म की तरफ जा रही है। तो वहां जॉर्ज एलियट का नाम आ रहा है। हेनरी जॉर्ज एलियट का मिडल मार्च और मिल ऑन द फ्लोर साइकोलॉजिकल रियलिज्म के ही एग्जाम्पल। हेनरी जेम्स का पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी उसका बहुत खूबसूरत। फ्योदोर दोस्तोवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट है, और लियो टोल्स्टॉय का एना कैरेनिना है। ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी कैसी, जैसे मैंने बताया क्राइम एंड पनिशमेंट में एक इंसान ने मर्डर किया किसी, रास्कोलनिकोव उस कैरेक्टर का नाम है। तो रास्कोलनिकोव किसी का मर्डर कर रहा है, फिर उसकी साइकोलॉजी की भी तो सामने आएगी ना रीडर के सामने, वो भी एक सच्चाई की बात है। मिल ऑन द फ्लोर्स में भी कैरेक्टर के इमोशन साइकोलॉजी देखने को मिल रही है, उनकी सच्चाई दिख रही है। एना कैरेनिना में एना की साइकोलॉजी पे नजर दौड़ाई जा रही है पढ़ते वक्त। ये चीजें इस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगी। रियलिज्म की हेडिंग में समझने वाला हिस्सा है, अपन मेजर समझ चुके। अब इसी के साथ लगे हाथ एक बात और कर लेते हैं, और वो बात क्या है कि आपने ये तो बताया, ये बात करी कि अंग्रेजी में ऐसा हुआ, फ्रांस में ऐसा हुआ, सब चीजें हुई। हम समझने के हिसाब से क्या हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है?
हिंदी में कुछ ऐसा था क्या? हिंदी में जैसे मैंने कहा, रियलिज्म जब 1850 के बाद बहुत ही मुखर हो रहा है, उसी वक्त हमें हिंदी में भारतेंदु की कविताओं, मुर्कियां भारतेंदु लिखते थे, उनकी मुर्कियों में हमें रियलिज्म दिख रहा है। हमें निराला की तोड़ती पत्थर नाम से कविता है, उसमें रियलिज्म की झलकियां देखने को मिल रही। तोड़ती पत्थर, निराला। फिर अपन जब 20वीं सेंचुरी के मिड में आ रहे हैं, तो प्रेमचंद की राइटिंग भी आदर्शवाद से रियलिज्म की तरफ बढ़ रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे पास एक मूवमेंट आया था हमारी हिंदुस्तानी भाषा में खासकर, और ये इंग्लिश जो राइटर थे वो भी इसके अंदर शामिल थे, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। उस मूवमेंट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन क्या थी? प्रगतिवादी, प्रगतिशील लेखन, तरक्की पसंद लेखक। इसमें सबसे बड़े नाम थे सज्जाद ज़हीर, इन्होंने इसका मैनिफेस्टो लिखा था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, और इसी मैनिफेस्टो को उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट प्रेमचंद ने किया था, और अपनी हंस नाम की जो उसके एडिटर थे मैगजीन के, वहां इसे छापा गया था। इसमें अंग्रेजी के बड़े राइटर मुल्क राज आनंद का भी नाम आता है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन वाली इसी लिस्ट। प्रेमचंद का जैसे मैंने नाम बताया, इसी लिस्ट में अपने पास फैज अहमद फैज का भी नाम आता है। तो ये रियलिज्म ऐसा मूवमेंट था जिसने किसी को बाकी नहीं छोड़ा। राइटिंग, हर तरह की, हर दुनिया की राइटिंग में रियलिज्म आपको देखने को मिला था। तो ये इसकी सबसे खूबसूरत बात थी। अब हम इस टॉपिक को पढ़ा जो है उसे कंक्लूड कर रहे हैं। इसमें कुछ रटने वाली चीजें, समझने वाली चीजें, दोनों पे अपन ने बात करी। समझने वाली यहां से भी नहीं समझ में, किताब जब पढ़ें तो आप उसको, और डिस्क्रिप्शन में जो चीजें मिले वहां आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, शुक्रिया। आगे मिलते रहेंगे, जो टॉपिक आपको टफ लगे उस पर बात करते रहेंगे। इसके बाद अपन चेखव शुरू करेंगे। धन्यवाद।